नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमन सागला स्वागत करता हूं आपके अपने अभियान में, जहां हम आपकी पढ़ाई को बनाते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में मजेदार, इंटरेस्टिंग और आसान। बच्चों, अब आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में आ गई है। देखा जाए तो 25 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएगी और अगर मैं बात कर लूं मैथमेटिक्स की तो वो हो जाएगी आपकी 25 मार्च को। मतलब 25 मार्च के दिन आपका मैथ्स का पेपर अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब हमारे पास में समय कम बचा है, सारे चैप्टर का हमें रिवाइज भी करना है, समझना है, देखना है और सारी चीजों को अच्छे तरीके से एडॉप्ट करना है ताकि हम बोर्ड एग्जाम के अंदर या फिर हमारी मेन एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके और एक अच्छा रिजल्ट लेके आए। अब इसमें अरिविहान आपके लिए यहाँ पे क्या लेके आए? अब अरिविहान आपके लिए जो लेके आया है ना बेटा, ये है एक संभव बैच। अगर मैं इसको बैच का नाम ना दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि संभव चैलेंज। ये संभव चैलेंज के अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके ना 40 डेज का स्पेशल चैलेंज मिलने वाला है या फिर बोल सकते हैं 40 डेज का स्पेशल शेड्यूल मिलने वाला है। इसमें आपको यहाँ पे पर डे पर्टिकुलरली वीडियोस, साथ ही साथ में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम और ये सारी चीजें दिखाई देगी, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर फायदा मिलेगा। बोले सर इसका बेनिफिट क्या होगा? बेटा देखो, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको सारे चैप्टर बिल्कुल नहीं आते, मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि आपके सारे चैप्टर बहुत अच्छे से आते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी पेशी हमारे पास में अभी रह रही होगी, तो वो कमी पेशी आपकी यहाँ पे पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ में अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं तो बेटा, अगर आपके सारे चैप्टर अच्छे हो गए हैं तो यहाँ पे आपको वो रिवीजन मिलेगा उन चैप्टर्स का जो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब इन वीडियो की खास बात क्या है बेटा? इन वीडियो की जो खास बात है ना, ये सारे वीडियो, इस वीडियो के अंदर का जो पूरा का पूरा मटेरियल जो मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ, वो वीडियो के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, साथ ही साथ के अंदर जो बोर्ड एग्जामिनेशन मतलब एमपी बोर्ड एग्जाम जो हमारी होने वाली है उसके थोड़े समय पहले और अभी तक अगर आप जान भी गए होंगे तो एमपी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक मॉडल पेपर रिलीज करा है। वो मॉडल पेपर के ऊपर बेस्ड हमारे पास में पर चैप्टर के ऊपर कितना वेटेज, किस हिसाब से हमारे पास में क्वेश्चन आने वाले, इन सब चीजों का हमारे पास में यहाँ पे समागम मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब इस वीडियो के अंदर आपको और क्या क्या मिलेगा, मैंने तो आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज आपको मिलने वाली है। मॉडल पेपर मिलने वाला है, मॉडल पेपर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीज आपको मिलने वाली है। और साथ ही साथ में बेटा आपको यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाले हैं। 4 मार्क वाले क्वेश्चंस भी आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। अब ये आपके लिए फायदा कैसा है बेटा? 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे इसको मॉड करके या फिर आप ये बोल सकते हो कि इसको किस तरीके से ब्रेक करके 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन रहेगा। तो मतलब, या फिर आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो आपकी जीरो से लेके हीरो बनने तक की जो कहानी है वो आपके इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप शुरू से मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और यहाँ पे एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहिए ताकि आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी खत्म हो जाए, आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी खत्म हो जाए और शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस कर ले। तो ये संभव बैच का आपके लिए आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक संभव प्रयास है। तो इस संभव बैच के अंदर आप मेरे साथ में यहाँ पे जुड़ जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए। और हाँ, एक और बात बेटा, ऐसा नहीं है कि आपको सब एक ही जगह मिल जाएगा, कि एक ही वीडियो मिल जाएगा। आपको पर चैप्टर वाइज यहाँ पे वीडियो मिलेंगे कि आज हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो जाना है। यहाँ पे आपको बेसिक डेफिनेशन से लेके आपको एडवांस क्वेश्चन तक सब चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल के अंदर डिस्कशन किया जाएगा ताकि आपको एग्जाम के अंदर अगर कहीं पे किसी तरीके की समस्या आ रही हो तो वो समस्या आपके यहाँ से बिल्कुल कंप्लीटली दूर हो जाए। तो चलिए आज हम हमारा पहला चैप्टर शुरू करते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है? रिलेशन फंक्शंस। तो बेटा अब हम बात कर ले रिलेशन फंक्शन की। बेटा रिलेशन फंक्शन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ही सही, जो की चीज मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। हम इस वीडियो के अंदर सबसे शुरुआत में वो चीजें डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के ना इस चैप्टर से रिलेटेड आती है, ठीक है। और हम वही पॉइंट के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे जो एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, या फिर वो टॉपिक जो एग्जाम के अंदर घुमा घुमा के आपसे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रिलेशन फंक्शन के अंदर बात कर लूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चैप्टर का वेटेज क्या होता है। चैप्टर के वेटेज की बात करें तो वो कितने मार्क्स का आता है हमारे पास में? यहाँ पे 5 मार्क्स का आता है बेटा। और अब ये क्या चीज है जो आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा? अगर मैं इन चीजों के बारे में बात कर लूं ना तो यहाँ पे
पहले के समय में जब अगर देखा जाए तो 2022 के पहले बोर्ड एग्जाम मतलब एमपी बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, एमपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो एमपी बोर्ड अपने पास एक ब्लूप्रिंट जारी करता था अपने पास से, जिसके अंदर ये बता दिया जाता था कि रिलेशन फंक्शन से इतने ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, इतने मार्क्स का हम ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे। बट उसके अब यहाँ पे ऐसा नहीं होता, अब सीधे सीधे बोलता है कि हम 5 मार्क्स का यहाँ पे इस चैप्टर से पूछेंगे। अब इस चैप्टर से 5 मार्क्स में वो कैसे कैसे क्या क्या पूछ सकता है, उनकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास में है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख के यहाँ पे बनाई गई है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो कि 3 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, क्या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ये चीज हमारे पास में हो सकती है। या फिर हमारे पास में 2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, ये केस बन सकता है। या फिर एक ऑब्जेक्टिव और एक 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर के हमारे पास में एनालिसिस है। बट अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो ये वाला जो एनालिसिस है, ये दोनों एनालिसिस जो फर्स्ट रो के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये जो एनालिसिस है ना, ये अभी के मॉडल पेपर पे बेस्ड एनालिसिस है। जो मॉडल पेपर के अंदर अगर देखा था और उसका जो ऑब्जर्वेशन हुआ था कि वहां पे इस चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव पूछे और एक 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास में सारा ऑब्जर्वेशन हर चैप्टर के पहले उस चैप्टर का वेटेज और उस चैप्टर का ऑब्जर्वेशन आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि चैप्टर को हम किस तरीके से ग्रॉस करें और किस तरीके से हम उसके ऊपर अपनी अच्छी कमांड यहाँ पे जमा सके। चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है रिलेशन फंक्शन। अगर मैं रिलेशन फंक्शन के अंदर बात कर लेता हूं तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिलेशन के बारे में, ठीक है। रिलेशन के अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले 3 तरीके के रिलेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। अब उन रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं और इनको याद करने का तरीका भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पे समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले जो रिलेशन है बेटा, वो है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आप वर्ड को समझो, अब उस वर्ड से जानो। रिफ्लेक्सिव मतलब आपका रिफ्लेक्शन, मतलब आपका जुड़वा, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं ना कि यार ये तो मेरा रिफ्लेक्शन है। हम मिरर के अंदर देखते हो, मिरर में देख के बोलते हैं यार ये तो मेरा रिफ्लेक्शन है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो आपका जुड़वा भी आपका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है। अब देखो हम यहाँ पे मैथमेटिकली उसको कैसे समझते हैं। सपोज करो मेरे पास में कोई एक सेट ए है और ए के अंदर मेरे पास में यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं मेरे पास में पी, या फिर स्मॉल में ए, बी और सी हो सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जानना है तो मेरे पास में रिलेशन के सेट क्या क्या बनेंगे, ये बनेंगे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी मेरे पास में यहाँ पे बनेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के। मतलब ए का रिलेशन इसके साथ में है, इसका रिफ्लेक्शन ये दिखाई दे रहा है और इसका रिफ्लेक्शन ये दिखाई दे रहा है, मतलब कि हमारे पास में ए मिलता है। अब इसकी जो थ्योरी है उसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। क्या बोल रहा है, ए रिलेटेड टू ए बिलोंग्स टू ए, और ये क्या है, ये ए हमारे पास में कहाँ है, इस ए के अंदर है, ये वाली बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब जो हमारा रिलेशन है, सेट रिलेशन है, उसके अंदर ये बिलोंग्स करता है। कब करता है, जब ए बिलोंग्स टू क्या हो मेरे पास में यहाँ पे ए के अंदर हो। तो ये वाली बात बोली, और ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन का है। तो ये रिलेशन हमें बार बार यहाँ पे जब क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो क्वेश्चन के ना हमें डेफिनेशन के फॉर्म के अंदर हमें यहाँ पे शो करने की जरूरत पड़ती है। तो थ्योरी को हम यहाँ पे इस तरीके से समझते हुए चलेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आप ये एक लाइन लिख दोगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आपकी पूरी की पूरी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोल रहा है, ए रिलेटेड टू बी, तो बी रिलेटेड टू ए भी हमारे पास में यहाँ पे होना चाहिए, वेयर ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बी बिलोंग्स टू ए, तो ए बी अगर आर में है, क्या है, ए बी अगर आर में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए मेरे पास में यहाँ पे आर में होना चाहिए, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारे पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग्स होना चाहिए, वेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ये छोटी सी बात है, जो हमारे पास में यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट हमारे पास में निकल के आ जाएगा। अगर आप इसके रिलेशन की बात कर लेते हो तो इसके अंदर तुम्हें यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आर बराबर ए कॉमा बी, बी कॉमा ए कॉमा सी कॉमा ए, ठीक है। और एक और हो जाएगा बी कॉमा सी, तो सी कॉमा ए मेरे पास में यहाँ पे हो जाएगा।
ये क्या हो रहा है मेरे पास में, ये रिलेशन का मेरे पास में यहाँ पे सेट बन के आ रहा है। ठीक है, अब बात कर ले ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन को हम इस तरीके से समझेंगे कि आप सपोज करो, ठीक है, इसको एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे समझो कि आपका रिलेशन आपकी मदर के साथ में है। ठीक है, आपका रिलेशन आपकी मदर के साथ में है कि आप अपनी माता के पुत्र या पुत्री है, सन या डॉटर है। ठीक है, आपकी मदर भी किसी की डॉटर तो होंगी, ठीक है, वो उनके फादर की डॉटर होंगी, तो ये रिलेशन हम बना। तो आपका रिलेशन आपके मदर के फादर के साथ में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आपका रिलेशन आपके फादर के साथ में एज अ सन, तो फादर का रिलेशन भी किसी के कोई सन के साथ में होगा, मतलब कि आपके फादर भी किसी के सन रहे होंगे, तो वो क्या है, आपके ग्रैंडफादर है, मतलब आपके दादाजी, तो ग्रैंडफादर का रिलेशन आपके साथ में भी होगा। ठीक है, तो वही चीज क्या होता है हमारे पास में, ट्रांजिटिव रिलेशन होती है। मतलब कि अगर मेरे पास में ए कॉमा बी रिलेशन में है, ए कॉमा बी मेरे इस आर में है, तो मेरे पास में बी कॉमा सी भी आर में है। ठीक है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर में है, तो मुझे ट्रांजिटिव रिलेशन करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ए कॉमा सी भी कहाँ होना चाहिए, मेरे पास आर में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है मेरे पास में यहाँ पे, ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे पास में यहाँ पे कहला जाता है। ये वाली बात आपको समझ में आई, और ये नोटेशन आपको याद रखनी है। जब भी हम रिलेशन लिखते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं। बात समझ में आई आपकी? चलिए, तो ये हमारे पास में 3 रिलेशन है। तो बोले सर क्या इतने ही पढ़ने? हाँ बेटा, रिलेशन तो हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, पर इंपॉर्टेंट रिलेशन की अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, तो हमारे पास में ये 3 तरीके के रिलेशन ही होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर मैं आप इनके बात कर लेता हूं कि क्वेश्चन के अंदर आपसे कैसा पूछाता है, तो बेटा आपसे अगर एक सेट दे देगा और एक रिलेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, तो आपसे ये पूछ लेगा, लो बताओ ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ये बताओ आप सिमेट्रिक है या नहीं है, बताओ ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आपको वहां पे टेस्ट करके यहाँ पे बताना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको एक यहाँ पे ए दे देगा और आपसे बोल देगा कि यहाँ पे जो रिलेशन आपको प्रोवाइडेड है ए के साथ में, तो ये बताओ आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं इक्विवेलेंस, तो ये क्या हो रहा है बेटा, जहां पे अगर आपका रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तीनों रिलेशन हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वहां हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो जब मेरे पास में ये आर, ये वाला आर, ये वाला आर और ये वाला आर, तीनों एक ही रिलेशन के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कई बार आपसे इन तीनों को डायरेक्ट नाम से पूछ लेगा, या फिर आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में यहाँ पे बातचीत कर लेगा। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और समझना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है। ये वाली बात आपको क्लियर समझ में आई है कि भाई साहब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को अगर एक साथ प्रूव कर देते तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। मैं 3 बार 4 बार बातें क्यों रिपीट कर रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक है बेटा, कि जल्दी जल्दी में हम उस वर्ड को ना भूल जाए जो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए, अब आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि रिलेशन के अंदर हमें क्या क्या देखना है और किस तरीके से देखना है। अब आगे की तरफ बात कर लेते हैं। आगे अब हमारे पास में आ जाता है फंक्शंस, जो कि चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। अब फंक्शन भी हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो उन फंक्शंस के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास में यहाँ पे 2 है। पहला क्या है, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, दूसरा क्या, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इन 2 फंक्शन के बारे में हमें जानना है। अब चलिए वन वन फंक्शन के बारे में देख लेते हो। तो वन वन फंक्शन मुझे क्या बोलता है, x to y is वन वन if and only if। इस वर्ड को याद रखना, क्या बेटा, कि if and only if के बारे में हमसे यहाँ पे बातचीत की जा रही है। if and only for every x and y, ठीक है, फॉर एवरी x and y बिलोंग्स टू x, f of x इज इक्वल टू f of y, जहां पे x इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में, y होता है। चलो ये तो मैथमेटिकली हम लोगों ने यहाँ पे देख ले कि ये हमारे पास में वन वन की कंडीशन होती है। ठीक है, क्या होती है मेरे पास में यहाँ पे, वन वन की कंडीशन होती है। तो मैथमेटिकली तो देख लिया, बट लेकिन हमें यहाँ पे समझना भी जरूरी है। जैसा हम लोगों ने रिलेशन को देखा था, तो बेटा वो चीज भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कुछ ही मिनट के अंदर, कि जब हम ऑन टू पढ़ लेंगे तो इसको डायग्रामेटिकली समझ लेंगे, तो हमारे पास में वन वन और ऑन टू वाला जो केस है वो यहाँ पे कंप्लीट खत्म हो जाएगा। चलिए, अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात कर लेता हूं, तो फंक्शन f x to y is called on to or a surjective function if each element of y of the f image of some element of x। ठीक है, सम इमेज क्या, एलिमेंट ऑफ x रहता है। thus f x to y on to or a surjective if
and only if for each y belongs to y there exists an element x belongs to x such that f of x is equal to क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे y होता है, ठीक है, y होता है। ये वाली बात आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आई है। इन अदर वर्ड्स each element of a range of f and f image some element of its domain of range f इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में यहाँ पे y होता है। नहीं समझ में आ रहा है मत घबराओ, बस आपको ये वाला पॉइंट याद रखना। कौन सा वाला? कि रेंज ऑफ y इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ f। बस इतना सा पॉइंट रख लो ऑन टू के लिए अभी 2 सेकंड के लिए। बाकी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू के अंदर बताऊंगा कि ऑन टू क्या होता है और 1 1 क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसके डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 1 1 की बात कर लेता हूं। अगर मेरे पास में यहाँ पे एक सेट ये दे रखा है और एक ये दूसरा सेट दे रखा है, इसका नाम मैं ले लेता हूं क्या? इसका नाम ले लेता हूं मैं यहाँ पे A, इसका नाम ले लेता हूं मैं B, ठीक है। 1 1 का कहना है कि अगर सेट A के अंदर क्या बोल रहा है, सेट A के अंदर जितने एलिमेंट है उनका रिलेशन सेट B के एक एलिमेंट के साथ में होता है तो वो क्या कहलाता है? 1 1 फंक्शन कहलाता है। मतलब x का रिलेशन अगर जैसे A से लेके B तक मेरे पास में कोई फंक्शन है, ठीक है, x रिलेट टू कर रहा है किसके साथ में? 1 के साथ में। अगर मेरे पास में x रिलेट टू 2 के साथ में करता तो हम इसको 1 1 नहीं बोलते। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो इमेज के अंदर तो क्या बोल रहा है? x रिलेटेड टू 1, y रिलेटेड टू 2, z रिलेटेड टू 3, ठीक है। तो A के जितने एलिमेंट है उनका रिलेशन B के एवरी एलिमेंट के साथ में होना चाहिए 1 by 1। मतलब x का रिलेशन 1 के साथ में हमारे पास में होना चाहिए। अब इसकी खास बात क्या है बेटा कि जो हमारे पास में B सेट है ना उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि B के अंदर भी हमारे पास में यहाँ पे सिर्फ 3 एलिमेंट हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकता। अगर यहाँ पे 4 भी दे रखे हैं, 5 दे रखे, 6 दे रखे, 10 दे रखे तो भी मेरे पास में क्या कहलाएगा? ये 1 1 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ये वाले जो सेट है हमारे पास में ए उसके एलिमेंट का रिलेशन देख रहे हैं बी वाले सेट के साथ में। यहाँ के सारे एलिमेंट रिलेटेड टू बी कर रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? 1 1 फंक्शन, बट एक ही एलिमेंट के साथ में, ठीक है। जैसे z है, z 3 के साथ में रिलेट कर रहा है तो ये वाली बात को आपको समझना है। अब देखो ऑन टू के लिए क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? ऑन टू के लिए अगर आप यहाँ पे ऑन टू की बात कर रहे हो तो ऑन टू के अंदर क्या होता है कि जब मेरे पास में A से लेके B तक जा रहा हूं और ये मेरे पास में F है तो B में मेरे पास में उतने ही एलिमेंट होने चाहिए जिनकी प्री इमेज मतलब जो किसी से रिजल्ट बन के आए हैं वो मेरे पास में X में यहाँ पे अवेलेबल हो। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो अगर मेरे पास में यहाँ पे 4 है जो मेरे पास में यहाँ पे किसी के साथ में रिलेट नहीं कर पा रहा है तो मैं उसको ऑन टू नहीं बोलूंगा। मतलब 1 1 को आप घुमा दो, क्या करो? 1 1 को आप यहाँ पे घुमा दो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास में क्या मिलनी चाहिए? यहाँ पे इसको बोलेंगे हम प्री इमेज, ठीक है। मतलब कि जो मेरे पास में B के एलिमेंट है उनकी मेरे पास में पर्टिकुलर एलिमेंट की मेरे पास में यहाँ पे प्री इमेज अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब कि जो फंक्शन से निकल के मेरे पास में को डोमेन दे रखा था उनका वो को डोमेन किसके बराबर होने चाहिए? इस फंक्शन की रेंज के बराबर होने चाहिए। किसके बराबर होने चाहिए? रेंज के बराबर होने चाहिए, जो कि मैंने सबसे आखिरी वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे बातचीत की गई थी। तो को डोमेन के अंदर आप देख रहे हो 3 एलिमेंट है और इन तीनों की रेंज मेरे पास में मिल रही है वो यहाँ पे मिल रही है। तो ये तीनों क्या हो रहे हैं मेरे पास में? यहाँ पे ऑन टू फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। आई होप आपको 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इनके क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन आपके पास में इफ एफ आर टू आर बी आर डिफाइंड एज एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर देन। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि 1 1 फंक्शन है, ऑन टू ए मेनी वन है या ऑन टू ए 1 1 है, नॉट ऑन टू ए नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू ए। हमें यहाँ पे चेक करते हुए आगे बढ़ना है। चलो सबसे पहले अभी 1 1 फंक्शन की मैं बात कर लेता हूं। तो 1 1 फंक्शन हमारे पास में क्या होता है? हमने थ्योरी तो पढ़ ली, मैथमेटिकली उसे कैसे हम प्रूव करते हुए चलते हैं वो चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोल देता हूं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में? f ऑफ x2 होता है। अभी हम लोगों ने x और y के टर्म में अभी डेफिनेशन को देखा था पर हम y ना लेते हुए क्योंकि हमारे पास में fx x स्क्वायर में दे रखा है तो x1 और x2 का नाम लेते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, ठीक है। ये रख देते वैल्यू क्योंकि f ऑफ x बराबर क्या दे रखा? x स्क्वायर दे रखा, तो रख दो यहाँ पे।
x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। बात समझ में आई है? x2 के स्क्वायर को उठा के इधर लेके आ जाता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला याद है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बस वो अप्लाई करते हुए चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस x2 या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 और ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। तो एक बात बताओ, मैं यहाँ पे किसको चेक कर रहा हूं, वन फंक्शन को। मतलब कि x1 की मेरे पास में x2 के अंदर एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, पर लेकिन आप यहां से देख रहे हो x1 की कितनी वैल्यू मिल रही है मुझे, यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रही। मतलब कि वन फंक्शन तो है ही नहीं, मतलब ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। और ऑप्शन यहाँ पे 1 बट नॉट ऑन टू, तो 1 तो है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। मेनी वन हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ा नहीं है, बट लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हुए चल रहे हैं। ऑन टू की भी बात हो रही, तो ऑन टू के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, अभी 1 की देख रहे हैं। मतलब 2 ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। चलिए अब ऑन टू के लिए मैं बात कर लेता हूँ। ऑन टू को सॉल्व करने के हमारे पास में 2 से 3 अलग अलग तरीके होते हैं, बट लेकिन मैं आपको 2 तरीके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरीके आपके लिए बहुत फेमिलियर हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे समझ जाओगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, लेट सपोज मान लो मैं 2 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि y बराबर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन मुझे शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मेरे पास में अपर पैराबोला की, अपर पैराबोला की। तो आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसका डायग्राम क्या बनेगा, इसका डायग्राम मेरे पास में यहाँ पे बनेगा, ये y है, ये y डैश है, ये x है, ये x डैश है। तो यहां से मेरे पास में ये मेरे पास में अपर पैराबोला यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अब अपर पैराबोला में आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लेता हूं तो x की मेरे पास में पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रही है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, मेरे पास में निगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए या निगेटिव वैल्यू के लिए मेरे पास में जो y है, मतलब कि जो मेरे पास में एफ एक्स है, वो क्या दे रहा है मेरे पास में यहाँ पे, सिंगल वैल्यू ही प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, मेरे पास में एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। अब आप कुछ भी एक्स की वैल्यू रख दो, क्या मेरे पास में वाई की निगेटिव वैल्यू मिल पा रही है, बिल्कुल नहीं मिल पा रही। मतलब कि मेरे पास में यहाँ पे जो रियल नंबर की बात हो रही, तो वो रियल पॉजिटिव ही मिल रहा है, यहाँ पे रियल निगेटिव तो मिल ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से। मतलब को डोमेन के अंदर जब मेरे पास में एक्स पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, जो हमारे पास में यहाँ पे को डोमेन दे रखी थी उसके ना वाई पॉजिटिव निगेटिव, मतलब निगेटिव के सारे एलिमेंट हमारे पास में फुलफिल नहीं हो पा रहे। तो मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑन टू भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आई है? बोले सर क्या हर बार हम डायग्राम बना के सॉल्व कर लेंगे? नहीं बच्चे, ये तो एक सिंपल सा हमारे पास में आ गया था, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है। बट इसको सॉल्व करने का ऑन टू का तरीका होता है, वो क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले कि इसको y के बराबर लिख लेते, तो मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ मेरे पास में यहाँ पे y निकल के आ जाएगा। मतलब मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ y निकल के आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के कहां रखूंगा मैं, fx के अंदर, मतलब f ऑफ रूट ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, रूट ऑफ y का स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरे पास में y क्या मिल रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव मिल रहा है। मतलब आप यहां पे देख सकते हो क्या कि यहां पे मेरे पास में इमेजिनरी वाला जो पार्ट है, क्या इमेजिनरी वाला मतलब माइनस वाले जो मेरे पास में पार्ट आ रहा है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो मतलब कि आप इन नीचे वाले पोर्शन की तरफ में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऑन टू आपका नहीं हो रहा है। मैंने आपको दोनों तरीके से इसलिए बताया है ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना है। मतलब ये प्लस माइनस की वैल्यू के ऊपर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो कुछ इस तरीके से हमारे को यहाँ पे मिलते हुए चल जाएगा। मतलब पॉजिटिव के लिए तो आपको मिल रहा है, बट निगेटिव के लिए आप यहाँ पे सेटिस्फाई इक्वेशन को नहीं कर पा रहे हो। मतलब आपको यहाँ से क्या मिल रहा है मेरे पास में, वापस से y अवेलेबल हो रहा है। तो मतलब आप निगेटिव वैल्यू रख दोगे x की तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। मतलब आपको निगेटिव y तो अवेलेबल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपको रिपीट करते हुए बता रहा हूं ताकि आप ऑन टू की रियलिटी समझ सको कि ऑन टू एक्चुअली में क्या होता है। और बाकी क्वेश्चन में तो हम लोग आगे की तरफ यहाँ पे देखते हुए बात तो करेंगे ही सही। मतलब आपको एक समझ में आ गया कि हमारे पास में किस तरीके के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं, जिनको हमें यहाँ पे सॉल्व करते हुए आगे यहाँ पे बनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, लेट ए
1 2 3 then the number of a relation containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive, symmetric but not a transitive। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया भाई साहब क्या कि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव देखना है, सिमेट्रिक देखना है, ट्रांजिटिव नहीं देखना है। चलो ठीक है, और हमारे पास में जो रिलेशन है उसके अंदर 1, 2 और 1, 3 होना चाहिए। इसके बारे में क्या कर रहा हूं, यहाँ पे बात कर रहा है। तो बेटा चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं। अगर मैं रिलेशन की बात कर लेता हूं, मतलब आर की बात कर लेता हूं, जिसमें जिसमें क्या होना चाहिए मेरे पास में 1, 2 और 1, 3 अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या बना लिया, 1, 3 यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए वो तो लिख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चाहिए। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने पढ़ी, तो यहाँ पे कौन कौन से होने चाहिए, यहाँ पे 1, 1 जो हमें यहाँ पे दे रखा है, 2, 2 और 3, 3 हमारे को यहाँ पे अवेलेबल यहाँ पे हो गया है। चलो अब देखो सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के अंदर मेरे पास में क्या होना चाहिए, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। चलो फटाफट से लिख लेते क्या, 2, 1 भी होना चाहिए। 1, 3 है तो क्या होना चाहिए मेरे पास में, 3, 1 भी होना चाहिए। चलो ये मेरे पास में सिमेट्रिक के लिए बन गई है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 2, 3, ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे क्या बन गया, रिलेशन बन गया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 2, 3 में इसमें लिखता हूं तो मुझे 3, 2 भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं, क्या करता हूं मैं बेटा, इनको ऐड करता हूं, तो आप देखो कि यहां से मेरे को क्या मिल रहा है, 1, 2, 2, 3 1, 2, 2, 3 तो 1, 3 मिल रहा है, मतलब ट्रांसिटिव मेरे पास में बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3, 2 ले रहे हो, यानी 1, 3 3, 2 तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1, 2 बन के आ रहा है। तो मतलब कि आप अगर ये दोनों मेरे पास में रिलेशन के सेट को अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करते हो इस रिलेशन के अंदर, तो बेटा वो क्या बन जाएगा मेरे पास में, ट्रांसिटिव बन जाएगा। मतलब ले देख के मेरे पास में नंबर ऑफ रिलेशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो कितने आ रहे हैं, यहाँ पे आर कितने बन रहे हैं, यहाँ पे आर सिर्फ मेरे पास में यहाँ पे 1 बन रहा है, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, तो बेटा क्वेश्चन जो देके रखा है क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 हमें यहाँ पे एक सेट देके रखा हुआ है। देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 इस 1, 2 से हमारे पास में कितने रिलेशन यहाँ पे बन सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत की जाती है। चलिए इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, उसमें क्या होना चाहिए, उसके अंदर हमारे पास में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए, तीनों रिलेशन होना चाहिए। चलिए अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर लेता हूं, तो मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बन सकते हो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। चलिए अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, तो देखे तो मेरे पास में क्या बन सकता है, यहां से 1, 1 1, 2 1, 3 2, 1 2, 2, 2, 3 3, 1 3, 2 और 3, 3 मेरे पास में यहाँ पे बन सकते हैं। बात आपको यहां तक समझ में आई है। चलिए अब मेरे पास में सिमेट्रिक, सॉरी सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जबकि ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। चलिए अगर मैं यहाँ पे आर की बात कर लेता हूं और फिर उसके बाद में हम सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जब आर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास में रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, जिसके अंदर 1, 2 भी होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो सबसे पहले 1, 2 मैंने पुटअप कर दिया, ठीक है, क्या करा मैंने 1, 2 पुटअप कर दिया, तो ये 1, 1 2, 2 और 3, 3 मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल होंगे। अब सिमेट्रिक के अंदर क्या होना चाहिए, ए बी, अगर मेरे पास में आर में है तो बी ए भी कहां होना चाहिए, आर में होना चाहिए, जो कि ए बी का सेट ए के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अब देखो 1, 2 है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, 1 भी मेरे पास में क्या होना चाहिए, इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे सिमेट्रिक बोल सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्या, ट्रांजिटिव की, तो क्या होगा मेरे पास में ए बी बिलोंग्स टू आर है और एंड
बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। तो मेरे पास में यहां से क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, क्या मेरे पास में ये चीजें अवेलेबल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। जैसे 1,2 है और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 2,2 यानी 2 से 2 हो रहा है, तो 1,2 मेरे पास में अवेलेबल हो रहा है। चलो 1,2 2,1 तो 1,1 भी मुझे मिल रहा है। मतलब ये मेरे पास में रिलेशन 1 मतलब R1 मेरे पास में यहां बन गया, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन से मेरे पास में निकल के आया है। अब देखो R1 में कुछ ना कुछ कमी दिखाई दे रही है, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स के लिए कम दिखाई दे रही है। अगर आप वहां पे ध्यान से देख पा रहे हो तो मेरे को यहाँ पे कम किस चीज के लिए दिखाई दे रही है, एक तो 2,3, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पेन से लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरे पास में 2,3 इसमें नहीं है। अगर 2,3 में इसके ना एड ऑन करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3,2 भी ऐड करना पड़ेगा। ये वाली बात आपको क्लियर समझ में आई है। और जब आप 3,2 भी देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3,1 और यहाँ पे 1,3 भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तब जाके मैं क्या बोल सकता हूं, जो ये मेरे पास में बनेगा ये क्या बनेगा, मेरे पास में इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मेरे पास में R2 यहाँ पे क्या बन सकता है, R2 मेरे पास में जो बनेगा वो बनेगा 1,2 1,1 2,2 3,3 और फिर हमारे पास में 2,1 2,3 3,2 3,1 और 1,3 मेरे पास में यहाँ पे बनेगा। अब इसके अलावा और कुछ दिखाई दे रहा है क्या मेरे पास में, बोलोगे सर एक बार देख लेते हैं। भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब हमारे पास में देखा जाए तो एक रिलेशन ये बन रहा है, दूसरा रिलेशन ये बन रहा है। मतलब टोटल कितने रिलेशन बन रहे हैं जिसके नाम इसको इक्विवेलेंस बना सकते हैं। तो वैसे हमारे पास में यहाँ पे 2 रिलेशन निकल के आ रहे हैं, जो कि क्या ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगले क्वेश्चन अब मेरे पास में क्या है, यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे देखो कि इफ सेट ए इक्वल टू 4 5 6 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 4,5 इज, मतलब 4,5 अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा वाला, अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कंटेनिंग इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेटा इसकी एक शॉर्टकट या फिर ट्रिक समझ लो कि बेटा 4 5 6 दे रखा है और अगर मेरे पास में यहाँ पे रिलेशन में एक सेट दे रखा है तो इसके कितने बनेंगे, सिंपल सी बात है, हमेशा कितने बनने चाहिए, यहाँ पे 2 ही रिलेशन हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल बन पाएंगे। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख लेना। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, बाकी और कहीं यूज नहीं कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा है, let the relation R be defined on an A to B if 2A equal to 3B is equal to 30 then R is, R के बारे में बातचीत कर रहा है। चलो R मेरे पास में यहाँ पे क्या बन सकता है, जब मेरे पास में नेचुरल नंबर में दे रखा हो, अगर आप यहाँ पे A और B के सेट बना दोगे जो 30 मुझे प्रोवाइड कर दे तो मैं उसके अंदर से यहाँ पे R को डिफाइन कर सकता हूँ। चलो आप चाहो, आपके ऊपर है कि आप ए की वैल्यू पुटअप करके यहाँ पे बी की वैल्यू निकालो या बी की वैल्यू पुटअप करके ए की वैल्यू निकालो। तो चलो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूं तो मैं यहाँ से बोल देता हूं क्या कि 3b इज इक्वल टू 30 माइनस 2a, ठीक है। तो यहां से b मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहां से मेरे पास में b बन जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए की वो वैल्यू रखनी है जो यहां से हमें 3 से डिविजिबल हमारे पास में हो जाए। आप चाहो तो डायरेक्ट 3 के मल्टीपल्स पे रख लो या फिर एक एक वैल्यू रख के चेक करते चलो, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो मैं ए के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे a बराबर जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो 30 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 28। अब 28 डिवाइडेड बाय 3, क्या मुझे ये नंबर्स में मिल पाएंगे, नहीं, ये मुझे डेसिमल में मिलेगा। मतलब मैं 1 तो नहीं ले सकता, ठीक है। एक एक करके हम लोग चेक करते चलेंगे। अगर आप थोड़े से स्मार्टली वर्क करोगे तो 3 का मल्टीपल डायरेक्ट रख के भी देख सकते हो। वो क्यों बोल रहा हूं, ताकि आपको यहाँ पे चीजें अभी समझ में 2 मिनट के अंदर आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा
तो यहाँ पे 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 30 में से 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा बेटा 26, मतलब 26 बचेगा। 26 डिवाइडेड बाय 3 क्या मुझे नेचुरल नंबर दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। अब आप पुट करो यहाँ पे 3, 30 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 24, 24 डिवाइडेड बाय 3 तो मुझे क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब बी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, ए बराबर 3 रखने पे बी बराबर मुझे कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है। मतलब रिलेशन के अंदर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो पहला क्या बनेगा मेरे पास में 3,8 बनेगा। अब आप ये वैल्यू पुटअप करके देख लो, इसके ना पुटअप करके देख लो, 3 दूनी 6, 6 और 24 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब आपने देखा ना कि हम जैसे ही 3 का मल्टीपल रखते तो हमारे पास में आंसर निकल के यहाँ पे आते चले जाता है। आप 4 रख के देख लो, 4 दूनी 8, 30 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 22 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 22 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या मुझे बी एक नेचुरल नंबर में मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे 4 रख नहीं सकते हो। 5 का भी अब हम लोगों ने देख लिया, जो 3 के मल्टीपल है उसी के अंदर हमारे पास में नेचुरल नंबर आएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे 6 पुट करा तो यहाँ पे ए बराबर 6 पुट करने पे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 6 दूनी 12 यानी 30 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 18। तो बी बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे, बी बराबर मेरे पास में 6 आ जाएगा। तो देख लो 6 18, 6 दूनी 12, 12 और 18 कितने होते हैं मेरे पास में यहाँ पे 30 होते हैं। तो मतलब मेरे पास में दूसरा सेट क्या बनेगा 6,6 का। ये वाली बात आपको क्लियर हुई है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 रखा, 9 दूनी 18, ठीक है। ए बराबर मैंने 9 रखा तो यहाँ पे 30 मतलब 12 बचेगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 9 दूनी 18 यानी 12, 4 आ जाएगा, ठीक है। बी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मेरे पास में जो सेट कंटेनिंग होगी वो कितने की आएगी 9,4 की। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई है? चलिए अब नेक्स्ट वाले की तरफ में चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 10 11 हटाओ, सीधे 12 रखो तो 12 दूना 24 यानी 30 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 मतलब a इक्वल टू 12 रखने पे b इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो मतलब मेरे पास में जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा 12,2 का यानी 12,2 का मेरे पास में यहाँ पे सेट बनेगा। अब 12 के बाद आप 13 14 15 रखो, 15 दूना 30 मतलब b बराबर कितना हो रहा है 0 मतलब नेचुरल नंबर ही चाहिए। अब यहाँ पे 15 के बाद अगर जैसे मैं वैल्यू आगे की रखूंगा बेटा तो अब आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, जो कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए सिर्फ नेचुरल नंबर चाहिए। तो मेरे पास में आर कंटेनिंग कितने आ जाएंगे 3,8 6,6 9,4 12,2 मेरे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मतलब आपको समझ में आया कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे घुमा सकता है कि आपको ऐसे दे दे और आपसे रिलेशन के बारे में पूछ लिया तो बट आप यहाँ पे समझदार हो, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, इफ x टू y इज ऑन टू फंक्शन देन रेंज ऑफ a f मतलब रेंज ऑफ f के बारे में बात कर रहा है। तो भाई साहब रेंज ऑफ f क्या होता है, कोडोमेन ऑफ f के बराबर होना चाहिए, तभी तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे भाई साहब कि वो ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोडोमेन ऑफ f हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, अ रिलेशन r इन द सेट a 1 2 3 4 5 r x y इज डिविजिबल बाय x इज अ रिफ्लेक्सिव एंड, ठीक है। चलो हमारे पास में और बात कर रहा है कि ये हमारे पास में r का जो सेट है ना बेटा, r जो अभी हम लोगों ने निकाला था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे निकाल के देखा था, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि R एक डेफिनेशन के फॉर्म में दे दिया, उस डेफिनेशन से हमें क्या बनाना है यहाँ पे सेट्स बनाते हुए यहाँ पे चलना है। x कॉमा y डिविजिबल बाय x, y x से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, वो R के अंदर है। चलो फटाफट से R हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको x ले रहा हूँ इसको y ले रहा हूँ तो मेरे पास में ये बन जाएगा, हाँ भाई साहब 1,2 बन जाएगा। बट क्या 2,1 यानी 1/2 हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई है। 1,3 मेरे पास में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4,1 मतलब 1,4 मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगा, ठीक है। 1,4 मेरे पास में अवेलेबल हो पाएगा और 1,3 तो था ही से हमने रफ कर दिया, 1,5 भी हो पाएगा और 1,6 भी हो पाएगा। और देखो 1 अपने आप में भी तो डिविजिबल है अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में और क्या बन जाएंगे 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5
और 6,6। ये वाली बात तो आपको यहां तक समझ में आ गई है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो 2,4 भी तो मेरा हो सकता है, क्योंकि 4 डिविजिबल 2 से है। 2,6 भी हो सकता है, क्योंकि 6 भी डिविजिबल है 2 से। 3,6 भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बन गए भाई साहब, ये रिलेशन बन गया। अब हमें यहाँ पे बोलना भाई साहब ये क्या रिफ्लेक्सिव है। हाँ, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये सेम आ रहा है। अब देखो सिमेट्रिक के लिए अगर मेरे पास में 1,2 है तो क्या 2,1 दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर? नहीं दिखाई दे रहा। 1,4 है तो 4,1 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। एंड अब ट्रांजिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास में 1,2 है तो यहाँ पे 2,4 है तो 1,4 मेरे पास में अवेलेबल हो रहा है। चलो ठीक है, 1,3 है, 3,6 है तो 1,6 भी अवेलेबल हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजेक्टिव है बट नॉट सिमेट्रिक हमारे पास में यहाँ पे आंसर में हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझ में आ गया होगी। रिलेशन हमसे डायरेक्ट ना पूछते हुए पहले रिलेशन बनाने को बोलेगा, रिलेशन बना के हमें यहाँ पे तीनों पे क्या करना है, यहाँ पे बेटा चेक करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर या आपके इंपॉर्टेंस या मॉडल पेपर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो डेफिनेशन पढ़ रखी उन डेफिनेशन पे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाए या फिर कुछ नंबर्स चेंज भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आप डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ गए, आप सॉल्व करना अच्छे तरीके से सीख गए, ताकि एग्जाम के अगर इससे रिलेटेड या इस तरीके का क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 डिफाइन एज आर इक्वल टू आर हमारे को यहाँ पे दे रखा 1,1, 2,2, 3,3, 1,2 एंड 2,3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे चेक करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखो अब सेट हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास में जो डेटा गिवन है ना, हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में लिखते हुए चलेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारे पास में डेटा क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है। तो हमें जो यहाँ पे सेट दे रखा है वो ए दे रखा है। ए क्या दे रखा है हमारे को यहाँ पे 1, 2, 3 देखा, और रिलेशन भी दे रखा है, मतलब आर हमारे को यहाँ पे दे रखा है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। चलो अगर मेरे पास में सेट ए है जो कि क्या दे रखा है मुझे 1, 2, 3, ठीक है, और मेरे को आर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, क्या आर प्रोवाइडेड है 1, 2, 2, 3, और बाकी ये लिखे हुए 1, 1, 2, 2, 3, और फिर आ जाएगा 1, 2 और 2, 3 मेरे को यहाँ पे देख के रखा हुआ है। चलिए अब फटाफट से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन की बात कर लेता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कि भाई साहब ए मेरे पास में कहां होना चाहिए, आर में होना चाहिए। लेकिन कब, जब मेरे पास में ए बिलोंग्स टू ए, जो हमारे पास में सेट दे रखा है उसके अंदर यहाँ पे होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हम लोग इसको। तो देखो मेरे पास में 1 यहाँ पे गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। मतलब कि जो रिलेशन मुझे यहाँ पे देके रखा हुआ है वो क्या देके रखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव है। द रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव। आपको ये थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसके साथ के अंदर, बिकॉज ऑफ 1, 1, 2, 2, 3, are present in a relation R, so we can say कि it is a reflexive relation। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे कि भाई साहब 1, 1, 2, 2 और 3, 3 are present in relation, so we say it is रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझ में आई है? तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगी इस तरीके से। हम पता है आंसर इस तरीके से लिखते हुए एग्जाम में चलेंगे कि सामने जो कॉपी चेक करने वाला है उसको कुछ नहीं आता है,
हम ऐसा मानते हुए चलेंगे। उसके पीछे का रीजन बताओ बेटा, कि वो आपकी स्टेप मार्किंग कहीं से कहीं तक में यहाँ पे कट ना कर सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने लिख दिया, आपने रिफ्लेक्सिव की लिख दी, यहाँ पे सिमेट्रिक की लिख दी, आपने ट्रांसिटिव की लिख दी, बट लेकिन कॉपी चेक करने वाले का उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड पता नहीं कैसा सेट होगा कि वो आपको आपसे ये वाला आंसर एक्सपेक्टेड कर रहा था कि ये आप ये लिख के लाइन लिख के आएंगे, तो वो सोचेगा, बोलेगा यार बच्चे ने लिखा है, चलो ठीक है आधा नंबर काट के हम दे देते, पर लेकिन हम आधा नंबर भी क्यों कट करें, हम पूरा आंसर ही उनको बताएंगे ना। तो बेटा इस चीज को आपको प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा कि हम यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसको इस तरीके से लिख दें और फिर हम उसका कंक्लूजन भी लिखें, क्यों हमने उसको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला है। ये वाली बात आपको यहाँ तक समझ में आई है? चलिए ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या, सिमेट्रिक की। अगर मेरे पास में सिमेट्रिक का क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो मेरे पास में बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कब? जब मेरे पास में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए हो। फॉर 1,2 एंड, या फिर हाँ चलो इसी से लिख देते हैं 1,2 एंड 2,3 का भी लिख देते हैं, 1,2 एंड 2,3 इन relation but 2,1 and 3,2 are not present in a relation, so it is not क्या, symmetric relation। बात समझ में आई है? तो हमें ये लाइन यहाँ पे लिखते हुए चलनी, ताकि हम समझा सके कि हम यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं। बात समझ में आई है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या, ट्रांसिटिव की। अब ट्रांसिटिव के लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते, तो ट्रांसिटिव के लिए मेरे पास में क्या रहेगा, चलो 1,2 है, 2,3, क्या मेरे पास में 1,3 अवेलेबल है? नहीं है। पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। वैसे तो हम समझ गए हैं कि हमारे पास में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, कॉमा बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर है, सो ए कॉमा सी भी मेरे पास में कहा होना चाहिए, आर में होना चाहिए, जहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए हो। तो अब देख लेते हैं, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन बिकॉज 1,2 and 2,3 are in relation but 1,3 is not present, in a relation। तो आप ये डेफिनेशन के साथ में आपको ये आंसर यहाँ पे लिखना जरूरी है, ताकि हम एग्जाम में यहाँ पे गड़बड़ी ना कर सके, और साथ ही साथ में जो हमारे पास में कॉपी चेक करने वाला जो टीचर है वो आपको फुल में से फुल मार्क्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप आर यहाँ पे कुछ भी बना लीजिए। जैसे सपोज करो मैं अब आपको यहाँ पे आर दे रहा हूं, 1,1, 2,2, 3,3, मैंने आपको दे दिया यहां से 2,3 एंड 3,2 टू चेक इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, क्या है, मैं होमवर्क के अंदर। तो अब आपको यहाँ पे क्या है, चेक करना है कि मेरे पास में सेट ए है, उसके अंदर मैंने ये रिलेशन ले लिया है, तो क्या मेरे पास में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो ये अब आपको यहाँ पे चेक करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये होमवर्क में दे दिया, तो आपको ये चेक करना है। और अगर फिर भी अगर आपको यहाँ पे कुछ इसमें दिक्कत आती है तो अरिवियान है ना, अरिवियान का आस्क फीचर का यूज करिए, अपने क्वेश्चन का पे फोटो क्लिक करिए और अपलोड करिए, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। पहले तो ये कि आप इसका सॉल्यूशन पूरा लिखेंगे और फिर उसके बाद में अरिविहान के ऊपर आस्क फीचर के ऊपर जाकर अपना क्वेश्चन वहां पे पूछेंगे, उसका सॉल्यूशन और अपना सॉल्यूशन यहाँ पे मैच करेंगे।
कौन सा आंसर आपका सही आया है या फिर क्या गलती हुई है, वो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ये जो मिस्टेक अगर आपने यहाँ पे सॉल्यूशन में करी है वो एग्जाम में आपसे ना हो सके। तो देखो ये फीचर का भी हम कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और अपनी प्रैक्टिस को इस लेवल पे लेके जाना है कि यार ये तो चलो छोटा छोटा है, कुछ अगर बड़ा रिलेशन भी आ जाए या फिर कुछ बड़ा सेट भी आ जाए तो आपको दिक्कत ना आए। चलिए अगर अब हम चलते हैं यहाँ पे कहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो देके रखा हुआ है वो क्या है हमारे पास में यहाँ पे, कि भाई साहब प्रूव दैट द रिलेशन गिवन बाय आर एक्स कॉमा वाई इफ y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x लेस देन क्या है यहाँ पे मेरे पास में 4 है, इन द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। क्या है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या करना है मुझे यहाँ पे, तीनों के बारे में यहाँ पे बातचीत करनी है। तो चलो एक बात और, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, हम लोग एक रिवाइज भी करते हुए चलते हैं। बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास में जब सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो, उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो हमारे पास में नाइदर तीनों के लिए तो आ गया है, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ ले तो आपको तीनों को प्रूव करते हुए यहाँ पे चलना। इस क्वेश्चन में नहीं है बट लेकिन क्वेश्चन तो आ सकता है। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो दे रखा है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में फटाफट लिख लेते हैं। मुझे यहाँ पे आर क्या दे रखा है, मुझे यहाँ पे आर दे रखा है भाई साहब क्या, एक्स कॉमा वाई इफ y इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, एंड x लेस देन 4 मुझे यहाँ पे देके रखा है। अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ क्या है मेरे पास में, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की बात कर लेता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे x क्या क्या हो सकते हैं, ये मेरे पास हो सकते हैं 1 2 3 मेरे पास में यहाँ पे हो सकते हैं। चलो x मेरे पास में ये निकल के आ गया, तो मेरे पास में y क्या रहेगा, y जो दे के रखा है मुझे x प्लस 5 दे के रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x की जगह पे सबसे पहले मैंने क्या पुट करा, x बराबर 1 पुट करा, तो मेरे पास में y बराबर क्या आ जाएगा 6, x बराबर मैंने यहाँ पे 2 पुट करा तो y बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा 7, x बराबर मैंने 3 पुट करा तो y बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि भाई साहब x बराबर ये आ रहा है, तो मेरे पास में फाइनल जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, r बराबर 1,6 2,7 और 3,8 मेरे पास में यहाँ पे रहेगा। चलो अब यहां पे मेरे पास में सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूं तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन तो अभी हम लोगों ने देख ली है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास में रिफ्लेक्सिव दिखाई दे रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे 1,1 मेरे पास में अवेलेबल होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, बट यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था। चलो अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिक की बात कर लेता हूं तो मेरे पास में सिमेट्रिक के लिए क्या होगा कि अगर a कॉमा बी, चलो डेफिनेशन ही लिख लेते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव की, तो क्या हो जाएगा a कॉमा ए बिलोंग्स टू r है व्हेन a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए मेरे पास में a होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है, तो b कॉमा a भी कहां होना चाहिए, r में होना चाहिए व्हेन a कॉमा बी कहां होना चाहिए मेरे पास में, इस a के अंदर होना चाहिए। तो क्या मेरे पास में सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है 1,6 है, तो क्या मेरे पास में यहाँ पे 6,1 मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। चलो अब मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव की बात कर लेता हूं। अब ट्रांजिटिव के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, a कॉमा बी है बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी है, ये भी कहां हो रहा है, r में हो रहा है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए भाई साहब, ये a कॉमा सी भी कहां होना चाहिए, बिलोंग्स टू r में होना चाहिए व्हेन या वेयर a कॉमा बी कॉमा सी कहां होना चाहिए, मेरे पास में a के अंदर होना चाहिए। तो क्या मेरे पास में 1,6 या फिर यहाँ पे 6 कॉमा के साथ में कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। बोले सर आगे भी तो आप नंबर लिख सकते हो, हाँ बेटा अगर आपको लिखना है तो x बराबर 4 y बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर 5 y बराबर कितना हो जाएगा 10, x बराबर 6 तो y बराबर मेरे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। बोले सर ये तो हो जाएगा 1,6, तो 6 कॉमा हमारे पास में 11 है तो 1,11 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बट
डिस्क्लेमर, हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी बेटा, क्या कि x से क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो ये बात बताओ बेटा कि ये वाला पॉइंट हम लोग ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो ये वाला पॉइंट तो हमारे पास में कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगा। तो ये वाली बात आपको याद रखना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो आर दे रखा है वो ये दे रखा है, तो इसके हिसाब से ही हम क्या बनाएंगे, सेट्स बनाते हुए आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसिटिव भी मेरे पास में नहीं हो रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, शो दैट f इज इक्वल टू n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर के अंदर बातचीत हो रही, गिवन बाय fx इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज ऑड, x माइनस 1, x इज इवन, बोथ 1 1 एंड ऑन टू हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो फटाफट से अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको प्रूफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं यहां से बोल देता हूं 1 1 की डेफिनेशन के लिए, तो क्या होता है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मेरे पास में रहता है, जहां पे x1 इज इक्वल टू x2 होने चाहिए। ये क्या हो रही है मेरे पास में, 1 1 की कंडीशन हो रही है। बट यहां पे मेरे पास में क्या है, यहां पे मेरे पास में इवन और ऑड वाला केस है। तो यहां पे आप x1 और x2 को क्या लिख सकते हो, केसेस के अंदर सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, जब x1 मेरे पास में क्या दे रखा हो, ऑड दे रखा हो, और x2 भी क्या दे रखा हो मेरे पास में, ऑड दे रखा हो। ठीक है, ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा। अगर मैं केस 2 की बात कर लेता हूं, तो x1 मेरे पास में इवन है और x2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। केस 3, x1 मेरे पास में ऑड है और x2 मेरे पास में क्या है, इवन है। और केस 4, x1 मेरे पास में इवन है और x2 मेरे पास में क्या हो, मेरे पास में ऑड हो। तो ऐसे हमारे पास में कितने बनेंगे, यहाँ पे 4 केस बनेंगे। चलिए एक एक करके एक एक केस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो चलो, अब सबसे पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब मेरे पास में x1 और x2 क्या हो, यहाँ पे ऑड हो। जब मेरे पास में x1 और x2 मेरे पास में क्या हो रहा है, ऑड हो रहे हैं, तो मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 हो रहा है। चलिए, तो x1 की जगह पे मैं क्या रखूंगा, x प्लस 1, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा, प्लस 1 से प्लस 1 हमारे पास में कट जाएगा। तो जब ऑड है तो मेरे पास में ये 1 1 तो हो रहा है। चलिए, अब केस नंबर में यहाँ पे 2 ले लेता हूं। अगर केस नंबर में यहाँ पे 2 ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 मेरे पास में इवन और x2 मेरे पास में क्या हो जाएगा, इवन। चलिए रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। अब इवन के केसेस में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। चलिए फटाफट से रख देते हैं, तो x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1। तो माइनस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे, x2 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं कि भाई साहब जब दोनों इवन है तब भी मेरे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 1 हो रहा है। चलो, अब केस नंबर मेरे पास में यहाँ पे 3 ले लेते हैं, जब x1 मेरे पास में क्या हो, ऑड हो, और x2 मेरे पास में क्या हो, इवन हो। चलो मैं ये वाला कैसे ले लेता हूं, x1 ऑड, यानी एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 की बात हो रही है। ऑड मतलब x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 क्या दे रखा है, x2 माइनस 1। x2 उठा के इधर चले जाएगा, 1 उठ के उधर चले जाएगा, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 2, यानी x2 माइनस x1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास में यहाँ पे 2 आ रहा है। अभी मैं आपके साथ में वो डिस्कस भी करूंगा। अब मैं ले लेता हूं केस नंबर 4। जब केस नंबर में 4 की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, x1 मेरे पास में इवन आ जाएगा और x2 मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑड आ जाएगा। अब देखो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मुझे करना है, x1 मेरे पास में इवन है, तो यानी x1 माइनस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास में यहाँ पे 2 आ रहा है। अब इन दोनों केस को हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अब एक बात बताना मेरे बच्चे, इवन नंबर में से मैं ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर तो नहीं मिलेगा। ठीक है, या ऑड नंबर में से मैं इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा
तो क्या मुझे इवन नंबर दिखाई देगा, मतलब 2 मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप चाहे कोई सा भी ले लो, कोई सा भी नंबर ले लो, 3 माइनस 2 कर दो, कितना आ रहा है मेरे पास में 1। तो या फिर आप यहाँ ले लो 4 माइनस 3, मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे 1। आप ले लो यहाँ पे 10 माइनस 7, तो 10 माइनस यहाँ पे आप क्या ले लोगे, यहाँ पे 6 ले लोगे। चलो या वो ले लेते हम लोग, यहाँ पे 7 लेते क्योंकि इवन माइनस ऑड हो रहा है। तो कितना आ रहा है मेरे पास में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। चलो अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4, तो कितना आ रहा है मेरे पास में यहाँ पे 3 आ रहा है। मतलब कि आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लोगे तो आपको इवन नहीं मिल रहा है, और इवन में 2 तो मिल ही नहीं रहा है। तो मतलब कि आपके साथ में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दोनों केस क्या हो जाएंगे मेरे लिए, यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएंगे। ये दो केस के अंदर तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो कभी प्रूफ होनी नहीं, और ये वाली वैल्यू भी कभी प्रूफ नहीं होनी है। और इन जनरल अगर हम देखें तो मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 डेड डेश हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अगर हम सीक्वेंस के नंबर की भी बात कर लें तो बेटा और हमेशा एक एक नंबर छोड़ के आगे बढ़ रहा है, और इवन भी क्या हो रहा है, एक एक नंबर छोड़ के मेरे पास में यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। तो 4 माइनस 3 भी लोगे तो भी आपको 1 बचेगा, 5 माइनस 4 भी लोगे तो भी आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। मतलब इवन में से ऑड या ऑड में से इवन अगर आप सब्ट्रैक्ट कर भी रहे हो तो आपको 2 तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। मतलब ये जो दोनों केस है, ये दोनों केस मेरे लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे निगलेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये वाला केस एंड ये वाला केस मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इनको छोड़ दूंगा। तो मतलब हम केस 1 और केस 2 के थ्रू पे ये बोल सकते हैं कि ये मेरे पास में फंक्शन क्या है, 1 1 है। चलो अब जब मेरे पास में केस 1 एंड केस 2 की बातचीत हो रही है, अब मैं क्या ले लेता हूं, यहाँ पे ऑन 2 के लिए यहाँ पे चेक कर लेता हूं। चलिए अब ऑन 2 के लिए जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, एक बार एक्स में यहाँ पे ऑड ले लूंगा और एक बार एक्स क्या ले लूंगा, मैं यहाँ पे इवन ले लूंगा। बात समझ में आ रही है? एक बार एक्स में क्या ले लूंगा, ऑड ले लूंगा, और एक बार एक्स क्या ले लूंगा, मैं यहाँ पे इवन ले लूंगा। जब एक्स ऑड ले रहा हूं तो मैं यहाँ पे y बराबर एक्स ऑड लेने पे मेरे पास में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो मतलब एक्स बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 1 मिल जाएगा मुझे। बात समझ में आ रही है? जब x इवन ले रहा हूं तो y इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ रहा है, x माइनस 1 आ रहा है। तो y प्लस 1 मेरे पास में क्या आ जाएगा, मेरे पास में x आ जाएगा। ये वाली बात समझ में? अब y का आप नेचुरल वैल्यूज रखो, 1 2 3 4 रखते चले जाओ। तो मेरे को अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मेरे पास में x क्या बन रहा है, यहाँ पे मेरे पास में बन रहा है y माइनस 1 और y प्लस 1। मेरे पास में ये दो वैल्यू क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बन के सामने आ रही है। जब ये दो वैल्यू बन के आ रही तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि यहाँ पे मेरे पास में y निगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। इस चीज के बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखते हुए चलना, मतलब कि इवन और ऑड वाले केस की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूं। जब मैं y माइनस 1 ले रहा हूं और मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि x मेरे पास में क्या रहा, y माइनस 1 ले रहा हूं, तो यहाँ पे जब आप केस में ले रहे हो तो मुझे x क्या चाहिए, यहाँ पे ऑड चाहिए। तो कब होगा, जब मेरे पास में y इवन में आएगा। कहां पे आएगा बेटा, मेरे पास में इवन में आएगा। तब मैं x को क्या बोल सकता हूं, ऑड बोल सकता हूं। कि यहाँ पे y बराबर आप 3 रख दोगे और इस केस को चेक करोगे तो प्रूफ कैसे हो पाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे x क्या मिल जाएगा, इवन मिल जाएगा। जब मेरे पास में इफ y क्या होगा, इवन होगा, तब जाके मेरे को x क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। अब y प्लस 1, यहाँ पे y बराबर मैं यहाँ पे क्या रखता हूं, यहाँ पे जब y बराबर में ऑड रखूंगा यानी 3 रखूंगा, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, मेरे पास में यहाँ पे 4 हो जाएगा, जो कि मेरे को x क्या दे रहा है, यहाँ पे इवन दे रहा है। मतलब इफ y इज ऑड, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था क्या कि बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आप ऑड में एक नंबर जोड़ोगे तभी आपको इवन मिलेगा। तो मतलब 3 में प्लस 1 करोगे तभी 4 मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे इवन मिलेगा। तो y ऑड होगा तभी तो मुझे मिल पाएगा। और आप ये देख रहे हो कि f ऑफ x बराबर मेरे पास में y की ये वाली वैल्यू ही निकल के आ रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में आप ये बोल सकते हो क्या कि बेटा देखो x के अंदर आप जितने भी नेचुरल नंबर रखोगे तो मुझे y के अंदर नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे। मतलब x के अंदर आप कुछ भी n रखोगे तो y में भी मुझे क्या मिलेगा, n ही मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स ही मिलेंगे। तो जब मेरे पास में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक में आ रहे हैं, मतलब कोडोमेन और रेंज मेरे पास में यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, बराबर हो रही है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। हम लोगों ने 1 1 यहाँ पे चेक करा, केस 3 और केस 4 हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल कट जाएंगे। आई होप
आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा है, लेट ए इक्वल टू आर माइनस सबसेट 3, बी इक्वल टू आर माइनस सबसेट ए, डिस्कस द फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए टू बी, डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। चलिए हम लोग जस्टिफाई भी कर देते हैं, आंसर को भी बता देते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास में डेटा दे रखा है ना, उस डेटा के ऊपर हम लोग यहाँ पे काम कर लेते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, मुझे क्या क्या दे रखा है कि a इज इक्वल टू आर माइनस सबसेट ऑफ 3 और b इज इक्वल टू आर माइनस सबसेट ऑफ 1 मुझे यहाँ पे देके रखा हुआ, और f ऑफ x मुझे यहाँ पे देके रखा है x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 देके रखा है। 1 1 और ऑन टू फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, fx के लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हुए चलते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे 1 1 की सबसे पहले बात कर लेता हूं, तो मेरे लिए यहाँ पे 1 1 कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए, जहां पे x1 इज इक्वल टू x2 मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। चलिए x की जगह पे x1 रख देते हैं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। अब आपको यहाँ पे बेटा एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि बेटा हम x1 और x2 लेते हुए चल रहे हैं और हमारे पास में इक्वेशन आ गई है, तो x1 और x2 जो है ना, उसको सही ढंग से ईमानदारी के साथ में होश में एग्जाम में रखना और कॉपी के अंदर सॉल्व करते समय इस चीज का आपको होश रखना जरूरी है, नहीं तो हम इसको आगे सही ढंग से प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 1 1 है या नहीं है, अगर 1 1 हो भी रहा होगा और x1 और x2 हमने थोड़ा सा गलत रख दिया आगे पीछे में, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर 1 1 नहीं हो रहा होगा और x1 x2 रख दिया और 1 1 हमने प्रूफ कर दिया, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, डिस्क्लेमर के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी ऐसे फंक्शन के साथ में हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए तो आपको x1 और x2 अच्छे सही ढंग से देखते हुए रखना पड़ेगा, नहीं तो आप x1 x2 की जगह पे कुछ दूसरा वेरिएबल भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन हमारे को दे रखी f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के हमारे को यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, तो x1 x2 की जगह पे आप ले सकते हो ए बी ले सकते हो, एक्स वाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो फटाफट से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा, x1 x2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1 और प्लस 6। ठीक है, प्लस 6 से प्लस 6 क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे कट कर देंगे, प्लस 6 से हमारे पास में प्लस 6 कट हो जाएगा, x1 x2 से x1 x2 हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब हमारे पास में बच क्या रहा है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स ऑफ x2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x1। ठीक है, x1 वाली एक तरफ, x2 वाले एक तरफ। ठीक है, x1 वाले उठ के इधर आ जाएंगे, तो माइनस ऑफ 3x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 हमारे पास में आ जाएगा। जैसे ही आप इसको कट करोगे तो आपके पास में यहां क्या बचेगा, माइनस ऑफ x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2 बचेगा, जो x1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मेरे पास में x2 यहाँ पे देके रखा हुआ है, मतलब ये 1 1 फंक्शन तो हमारे पास में हो रहा है। अब चेक करेंगे काय के लिए, ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए मैं कैसे चेक करता हूं भाई साहब, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम लोग, y बोलते हैं। फटाफट से वैल्यू रख देते हैं, f ऑफ x क्या दे रखा है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व कर लेते तो कितना हो जाएगा, इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3y, ये उठ के इधर आ जाएगा तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y हो जाएगा। बात समझ में आई है। चलिए यहां से x कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस y मेरे पास में यहाँ पे
मिल जाएगा। ये क्या हो रहा है मेरे पास में यहाँ पे ऑन टू वाला केस चल रहा है। अब समझ में आया जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हम लोग कैसे पुट करते हैं, तो वो इस तरीके से पुट कर, जब हमारे पास में बड़ा क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ, छोटा क्वेश्चन है तो हम ग्राफ अगर जानते हैं तो ग्राफ के थ्रू भी कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए फटाफट सब हम लोग इसको देख लेते हैं। x इजिकल टू 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y, उठा के जो वैल्यू है मैं एफ एक्स के अंदर रख देता हूं। तो मेरे पास में यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो दे रखा था उसको मेरे पास में था x माइनस 2, और उसकी जगह पे सीधे सीधा रख देना फटाफट से वैल्यू, आप तो समझ ही गए हो। तो 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y, माइनस ऑफ 2 मुझे यहाँ पे दे रखा था, और अपॉन में 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y, माइनस ऑफ 3 मुझे यहाँ पे देके रखा हुआ था। बस फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते। तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3y माइनस 2 माइनस ऑफ 2y, और देखो दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 1 माइनस y है, तो 1 माइनस y से 1 माइनस y भी मैं यहाँ पे कट कर रहा हूं। एक स्टेप कम लिख रहा हूं, बट आपको एग्जाम में वो पूरी तरीके से सही ढंग से स्टेप लिखना जरूरी है। अब डिनोमिनेटर के ना मेरे पास में क्या हो जाए, 2 माइनस 3y माइनस 3 प्लस 3y। चलो फटाफट से कट कर देते, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे देख रहे हो ये प्लस का 2y होगा, ठीक है बेटा, ये 1 माइनस y यानी प्लस का 2y हो जाएगा, ये सही है। चलो तो यहां से क्या आ रहा है मेरे पास में, माइनस ऑफ y, बात समझ में आ रही है। तो ये 3y से 3y कट जाएगा, अपॉन में माइनस ऑफ 1, तो ये 1 से ये कट जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आ रहा है y। मतलब ऑन टू के लिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे, y मिल रहा है। मतलब को डोमेन और रेंज मुझे यहाँ पे क्या हो रही है, बिल्कुल बराबर हो रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो को डोमेन और रेंज बराबर हो रही है, तो ये क्या हो रहा है मेरे पास में, ऑन टू फंक्शन हो रहा है। तो ये जस्टिफाई क्या हो गया हमारे पास में, आंसर हो गया कि 1 1 हम लोगों ने इस तरीके से जस्टिफाई करा, ऑन टू हम लोगों ने इस तरीके से जस्टिफाई करा। ये हमारे पास में 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड पार्ट निकल के आ जाएगा। तो देखा, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है भाई साहब, प्रूव दैट फंक्शन डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स एफ R to R is 1 1 and onto function where R is a set of all non-zero real numbers। क्या बोल रहा है, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब R जो यहाँ पे आपको देके रखा हुआ है ना मेरे बच्चे, वो आपको यहाँ पे R क्या देके रखा हुआ है, या आपको जो क्या R देके रखा है रियल नंबर का, वो देके रखा है पॉजिटिव वाला, मतलब R पॉजिटिव के ऊपर आपसे बातचीत की जा रही है। बात समझ में आई है। चलिए अब मैं यहाँ पे इसके 1 1 के लिए चेक कर लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे 1 के लिए चेक करो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मेरे पास में रहेगा, जहां पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में x2। तो x1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, x2 हो रहा है, मतलब ये तो क्या हो रहा है मेरे पास में 1 1 फंक्शन हो रहा है। अब आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा और एक और होमवर्क देता हूं, क्या कि आप इसको ऑन टू चेक करेंगे। बात समझ में आई, कैसे करेंगे, 1 अपॉन में x इज इक्वल टू वाई पुट करके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में y हो जाएगी। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y हो जाएगा, मतलब ऑन टू भी यहाँ पे हो रहा है, पर आपको ये सॉल्व करके यहाँ पे देखना है। चलिए ये वाला होमवर्क आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ पे होमवर्क में दे देता हूं। चलो अगर मैं यहां से बोल देता हूं फंक्शन क्या x प्लस 3 x माइनस 3 इफ x इज odd और if x is even, चेक करना है 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ये वाली बात आपको यहां तक समझ में आई है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्या करना है, होमवर्क में लेना और सीरियस नोट पे लेना है, ताकि आप 1 1 ऑन टू की डेफिनेशन, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन, सिमेट्रिक की डेफिनेशन अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ पाए। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक का वर्ड आ ही गया है तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि आपको यहाँ पे सेट दे रखा है नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर के अंदर आपको सेट दे रखा है, और आपको जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, x कॉमा वाई इफ y इज इक्वल टू 2x एंड x लेस देन 5। तो आपको ये चेक करना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है।
ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको यहाँ पे चेक करना है। तो ये 2 क्वेश्चन और एक ऑन टू वाला क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल में आपको 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पहले भी मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूं। इन चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके अच्छे तरीके से देखना है कि आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है। चलिए, इसी के साथ में रिलेशन फंक्शन का पहला चैप्टर, मतलब या फिर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि हमारा रिलेशन फंक्शन है, यहीं पे एंड करता हूं, ताकि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और समझ सके कि रिलेशन फंक्शन हमारे पास में किस तरीके के एग्जाम में आता है। और हम लोगों ने वहां पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ लिया है। अब जो हम सेकंड चैप्टर लेंगे वो है हमारे पास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ एक कनेक्शन रहता है। उस कनेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन फंक्शन के बीच में बेसिकली रिलेशन है क्या, और उसका हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसा यूज करते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि एग्जाम बहुत पास में आ गई है। जो कि मैथ्स के पेपर की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे पास में 25 मार्च का। तो बस इसी चीज को माइंड में रखिए और कमर कस के अब अपनी प्रैक्टिस को फुल एंड फास्ट स्पीड के अंदर चालू कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू वेरी मच।